नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी आप लोग? बहुत अच्छे। देखिए, अच्छा लगता है कि जब आप कहते हैं कि सर हम बहुत अच्छे हैं। बहुत वेरी गुड। देखिए, मेरे ऐसे अदृश्य साथी जो मुझे वीडियो के माध्यम से मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के 21st चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप और हम लोग फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पर चर्चा करेंगे। तो पूरा सिस्टम पढ़ा आपने, तो उसमें वैसे तो ये कि आपको सभी कार्य स्वयं आते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। पर लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस के रूप में मेरी एक थोड़ी सी एक आदत है कि मतलब बच्चे को कुछ छोड़ा ना जाए, मतलब सभी का सभी भोजन थाली में रख दिया जाए। अब बच्चा कौन सा पसंद करता है, कौन सा चॉइस करता है और कौन सा शरीर के लिए लाभदायक है, जो जल्दी उसको लग सके तो वह खाएगा। इसी प्रकार से मेरी एक आदत है कि पूरा का पूरा बता दीजिए, फिर बच्चा कौन सा याद करता है और कौन सा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके ऊपर जो है। तो इसी प्रकार से मतलब आपके आज है फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में विभिन्न सिस्टम आपको पढ़ाए, ब्लड पढ़ाया और उसके अलावा ब्लड के अंदर के पार्ट पढ़ाए, सारे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया। उसमें आपने देखा कि क्या क्या फंक्शन इसके द्वारा किए जाते हैं। तो वही फंक्शन सिर्फ आपको एक बार मुझे लिखकर बताना है और उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो फंक्शन है, देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो ट्रांस दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पहले मैं लिखे देता हूं, फिर डिटेल में चर्चा कर लेंगे इनके ऊपर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वास्ट सब्सटेंस। क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ वास्ट सब्सटेंस को एक्सीटी सब्सटेंस भी बोला जाता है, ये विषय ध्यान रख लेना, ठीक है ना। फिर अगला, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। नंबर 5, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन हो गया। अब क्या बचा होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक सब्सटेंस। क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक सब्सटेंस। तो ये आपके अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें फंक्शन है। इसके अलावा देखिए, अब ये तो ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ पीएच। फिर आप बता सकते हैं होम्योस्टेसिस इन बॉडी। देखिए, इसको ये भी कह सकते हैं शरीर में
साम्यावस्था का स्थापन। तो ये कुछ फंक्शन, आपके बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के मैंने फंक्शन लिखे, ब्लड के फंक्शन वो भी नहीं लिखे। क्या कुछ फंक्शन ब्लड के इसके अंतर्गत आ जाएंगे जरूर। तो सबसे पहले देखा जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो अपनी बॉडी के, मतलब आप और हम लोग भोजन को लेते हैं, भोजन को, फूड को लिया, फूड को डाइजेस्ट हुआ एलिमेंट्री कैनाल में, एसी में डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद इसको एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है, और ब्लड वेसल्स में पहुंचते ही, और ब्लड वेसल्स में क्या भरा रहता है? ब्लड। तो ब्लड के माध्यम से मुख्य रूप से पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। क्या होता रहता है? पूरी बॉडी में मुख्य रूप से परिसंचरित होता रहता है, पूरी बॉडी में परिवहन होता रहता है, पूरी बॉडी में घूमता फिरता रहता है। जहां जिस कोशिका को जितनी आवश्यकता है वहां उसको मुख्य रूप से ये ग्रहण कर लिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि ग्रहण करना कोशिकाओं का काम है, रिसीव करना कोशिकाओं का काम है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है कि मुख्य रूप से सीधे सीधे उस भोजन को लेकर पूरी बॉडी में घूमते रहना, उस भोजन को लेकर पूरी बॉडी में घूमते रहना। तो स्वाभाविक है यह मेन फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो हिंदी मीडियम के छात्र एक दिन कह रहे थे कि सर आप हिंदी में लिखना बिल्कुल भूल रहे हैं। तो वैसे मैं हिंदी में वैसा नहीं कि नहीं लिखता हूं पर लेकिन कभी कभार वो, तो आपको मैं ये हिंदी में भी लिखे देता हूं, इसके सामने सामने लिख रहा हूं मैं। भोजन का या भोज्य पदार्थों का, ऐसा लिखता हूं, भोज्य पदार्थों का परिवहन। दूसरा देखिए, श्वसनीय गैसों का परिवहन। देखिए यहां मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज लिखा है, तो आप चाहें तो रेस्पिरेटरी गैसेज लिख सकते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेज लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए फिर वर्ज्य पदार्थों का परिवहन की जगह यदि आप परिवहन लिखने में आपको ये लग जाए, भूल जाए कि परिवहन शब्द हम भूल गए तो फिर क्या लिखें, तो आप यहां स्थानांतरण भी कर सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखना, स्थानांतरण भी कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, हार्मोन या रासायनिक दूत का परिवहन, ठीक है। उपापचयी पदार्थों का परिवहन, तापमान का नियंत्रण, पीएच का नियंत्रण, और ये लिखा ही है शरीर में साम्यावस्था का स्थापन। देखिए ये मैंने मात्र ये मान के चलिए थोड़ा थोड़ा लिख दिया, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा लिखकर। क्या डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा लिखकर, क्योंकि एग्जाम में मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है तो वहां एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे छोड़ के चले आए। तो फर्स्ट है जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, भोज्य पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण।
भोज्य पदार्थों से तात्पर्य है कि जिस भोजन को आप और हम लोगों ने रिसीव किया है, ग्रहण किया है, जो अपने शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जो पोषक पदार्थ हैं, इन पोषक पदार्थों को एसी के द्वारा, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के द्वारा मुख्य रूप से डाइजेस्ट कर लिया जाता है। आहार नाल के द्वारा डाइजेस्ट करने के बाद इसको एब्जॉर्ब करके सीधे सीधे किस में पहुंचा दिया जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा दिया जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में पहुंचा दिया। ब्लड वेसल्स में ब्लड है, यानी कि प्लाज्मा, प्लाज्मा के द्वारा यह मुख्य रूप से पूरी बॉडी में परिवहन होता रहता है, घूमता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है, और जिस ऊतक को, जिस कोशिका को जो आवश्यक है वह मुख्य रूप से वहां से ग्रहण कर लेता है। तो ये होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से तात्पर्य सीधे सीधे यहां जो लिखा हुआ, मेरे हिसाब से यहां रेस्पिरेटरी शब्द उपयोग कर लें। क्या रेस्पिरेटरी गैसेस? रेस्पिरेटरी गैसेस से मतलब है कि सीधी सीधी मैंने मतलब इंडिकेट कर दिया कि जो रेस्पिरेशन में जो गैसों का यूज किया जाता है, यानी कि सिर्फ दो प्रकार की गैस है, ऑक्सीजन और CO2। ऑक्सीजन और CO2 को मुख्य रूप से परिवहन करने का कार्य करता है, सर्कुलेट करने का कार्य करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। कैसे? आपको पीछे मैंने मतलब रेस्पिरेशन पढ़ा के आया है, वीडियो में देखना, आपकी कोई ना कोई वीडियो डली हुई है, तो आपको क्लियर बताया कि लंग्स लेवल से टिश्यू लेवल तक ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वह ब्लड के माध्यम से किया जाता है, यानी प्लाज्मा के माध्यम से किया जाता है, सीधी सीधी बताया। तो ये लंग्स से और टिश्यूज तक मुख्य रूप से पहुंची। अब वहां टिश्यू में फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, जिसके फलस्वरूप CO2 बनी, और वह CO2 क्या, वह CO2 उस प्लेस से, वह CO2 उस प्लेस से, यानी टिश्यू प्लेस से, क्या टिश्यू प्लेस से मुख्य रूप से कहां आती है, लंग्स तक आती। तो वह किसके माध्यम से आती, ब्लड के माध्यम से। यानी कि ये क्या सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये इस प्रकार से आप बता सकते हैं, श्वसनीय गैसों का परिवहन बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है वर्ज्य पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण। एक ही बात है, ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिखा जाएगा यहां पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो पदार्थ बने। आप तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि एक्सक्रीटरी जो मटेरियल बनते हैं, इन एक्सक्रीटरी मटेरियल आपकी बॉडी में डले रहे तो निश्चित तौर पर पॉइजनस कंडीशन के होते हैं ये, तो पॉइजनस कंडीशन बॉडी में उत्पन्न हो सकती है, शरीर के विभिन्न भाग में सेल हो सकते, धीरे धीरे मुख्य रूप से ह्रास होने लग सकता है उनका। तो इनको निकालना बहुत अब आवश्यक है, इनको बॉडी से पास आउट करना बहुत आवश्यक है। अब बॉडी से पास आउट होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, वर्ज्य पदार्थों को, वास्ट मटेरियल को ब्लड के माध्यम से किडनी में पहुंचाया जाता है, या अन्य एनिमल्स में, जो भी उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वहां पहुंचाया जाता है, और वहां से यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस वजह से इन वर्ज्य पदार्थों को, इन वेस्ट मटेरियल का स्थानांतरण भी सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाने वाले, ब्लड में पाए जाने प्लाज्मा के माध्यम से होता रहता है, या ब्लड के माध्यम से होता रहता है। तो पहली। फिर दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। दूसरे से मतलब है नेक्स्ट, मतलब ये दूसरा मेरा एक सिंबॉलिक है कि नेक्स्ट हार्मोन, रासायनिक दूध का परिवहन। ये आप सभी को लोग पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से जो केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं इनको हार्मोन कहा जाता है। ये संदेश निहित रहते हैं, इनको रासायनिक दूध भी कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से हार्मोन को बनाया जाता है, और ये जो ग्लैंड होती हैं, क्या ये जो ग्लैंड होती हैं वह मुख्य रूप से डक्ट लेस होती हैं, अपने सीक्रेशन को, अपने श्रावण को ब्लड में छोड़ने का कार्य करते हैं। क्या अपने सीक्रेशन को मुख्य रूप से क्या करते हैं, ब्लड में छोड़ने का कार्य करते हैं। ब्लड में मुख्य रूप से इनको छोड़ दिया गया टारगेट ऑर्गन तक। टारगेट ऑर्गन से मतलब है कि जहां इनको कार्य करना है, जहां इनको कार्य करना है उस ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन कहा जाता है।
तो देखिए सीक्रेशन इनका किसी दूसरे ऑर्गन में हो रहा है, किसी ग्लैंड्स के माध्यम से हो रहा है, और कार्यस्थल दूसरा है। कार्यस्थल क्या है इनका, वर्किंग प्लेस क्या है, दूसरा है। तो ये उस स्थान से मुख्य रूप से ब्लड के माध्यम से पहुंचा दिए जाते हैं। क्या, तो स्वाभाविक है कि फॉर्मेटिव प्लेस से वर्किंग प्लेस तक मुख्य रूप से जो पहुंचाया जाता है वह ब्लड के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। तो इस वजह से लीजिए ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स यानी गैसों का परिवहन भी मुख्य रूप से इनके द्वारा होता है। फिर लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक सब्सटेंस। तो जैसे कि आपको बता दिया गया कि मेटाबॉलिक सब्सटेंस में जिन पदार्थों का यूज होता है और जो पदार्थ बनते हैं, क्या मेटाबॉलिक सब्सटेंस में आप क्या बता सकते हैं सीधे सीधे कि जिन पदार्थों का उपयोग होता है और कुछ पदार्थ मुख्य रूप से बनते हैं। तो ये जो पदार्थ उपयोग में लाए गए और बनने उनके फलस्वरूप, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वह मुख्य रूप से किसके माध्यम से किया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही किया जाता है। क्लियर। तो ये आपका केवल ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक सब्सटेंस, उपापचयी पदार्थों का परिवहन सीधे सीधे। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत बड़ी बात है कि टेम्परेचर का नियंत्रण कैसे होता है। टेम्परेचर का नियंत्रण मुख्य रूप से क्या होता है, सीधे सीधे क्या बताया जाता है कि अपनी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, अपनी बॉडी में मुख्य रूप से क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी में बॉडी फ्लूइड पाया जाता है। तो ये बॉडी फ्लूइड पूरे शरीर में फ्लो होता रहता है। ये जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड के रूप में मुख्य रूप से क्या, ब्लड है। बॉडी फ्लूइड के रूप में क्या है, ब्लड है, लिम्फ है। तो ये पूरी बॉडी में मुख्य रूप से राउंड अप करता रहता है, एक चक्कर लगाता रहता है, ये इस प्रकार से घूमता रहता है, जिससे मुख्य रूप से क्या होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल बना रहता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन बना रहता है। तो इस वजह से लिख दिया गया कि रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। यही लिखा है रेगुलेशन ऑफ पीएच। तो यह रेगुलेशन ऑफ पीएच में क्या बताया जाता है कि जब बॉडी फ्लूइड जो है वह पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, पूरी बॉडी फ्लूइड किसमें, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो उसमें मुख्य रूप से क्या पाए जा रहे हैं, केमिकल पाए जा रहे हैं। उस फ्लूइड में क्या पाए जा रहे हैं, केमिकल। तो वह केमिकल भी पूरी बॉडी में मुख्य रूप से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो जिस कारण से मुख्य रूप से उसका पीएच मान कंट्रोल बना रहता है, पीएच मान रेगुलेट बना रहता है। क्या, पीएच मान मुख्य रूप से क्या बना रहता है, रेगुलेट बना रहता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ पीएच। क्लियर। फिर आता है होम्योस्टेसिस इन बॉडी, बॉडी में साम्यावस्था का स्थापन। तो शरीर में साम्यावस्था का स्थापन से तात्पर्य क्या है कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के प्रति, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के प्रति अपनी बॉडी का जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है वो सदैव एक जैसा बना रहता है, सदैव एक जैसा मुख्य रूप से बना रहता है। इसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। इस वर्ड का यूज वाल्टर कैनन नामक साइंटिस्ट ने किया था, होम्योस्टेसिस वर्ड का वाल्टर कैनन ने किया था। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में जो फ्लूइड पाया जाता है, बॉडी में जो फ्लूइड पाया जाता है वह फ्लूइड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, जिसके कारण मुख्य रूप से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मान से अपनी बॉडी मुख्य रूप से इंटरनल एनवायरनमेंट सदैव एक जैसा बना रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिवाय मुख्य रूप से किसी प्रकार के डिसऑर्डर को छोड़ दिया जाए, किसी प्रकार के रोग को छोड़ दिया जाए। तो ये मुख्य रूप से आपको क्या बताना है, होम्योस्टेसिस इन बॉडी यानी शरीर में साम्यावस्था का स्थापन। शरीर कैसा भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बना रहा है लेकिन सदैव बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एक जैसा ही बना रहता है। तो ये आपको बताना है इस पॉइंट में। तो इस प्रकार से आपको कितने 8 पॉइंट मैंने बताए। तो ये 8 पॉइंट मुख्य रूप से आपको तैयार करना, और कोई तैयार नहीं करना है, क्या कोई याद नहीं करना है कि याद, एक बार आपने समझ लिया, आप ये देखना कि कितने अच्छे ढंग से बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल क्लियर करके एक एक वर्ड मैं बता रहा हूं। हर वीडियो आप देखोगे कि जिसमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में आप घर पर बैठकर ऑफलाइन ट्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, घर बैठकर ऑफलाइन ट्यूशन की स्टडी कर रहे हैं। मैंने बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी का प्रबंध नहीं किया, मैंने बच्चों को ऑफलाइन में क्लासरूम कैसी स्टडी कराने की कोशिश की है,
ऑफलाइन में क्लासरूम स्टडी कराने की कोशिश की है। तो इस वजह से इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपके क्या फंक्शन है। अब आपके वही क्वेश्चंस रूटीन चल रहे हैं। तो क्वेश्चंस रूटीन के अंतर्गत मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चंस किया जाता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की एज क्या होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की एज क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का 22 चैप्टर जो आएगा, 22 चैप्टर नहीं सॉरी 22 पार्ट जो आएगा, उस 22 पार्ट में मुख्य रूप से डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पर आप और हम लोग चर्चा करेंगे।